Hello students, in previous video we have discussed few numerical based on the total internal reflection. So today we will discuss more examples of TIR, and these all numerical are important for CBSE examinations. Every time one or two such type of numerical asked in your final exam. So यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है कि दिस इज अ डायग्राम। यहाँ पे कोई लाइट इमिटिंग ऑब्जेक्ट है जो इस पॉइंट के ऊपर है। इस पॉइंट से लाइट इमर्ज हुई थी, निकली थी, और वो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे हिट करने के बाद अलोंग द सरफेस होगी। तो हम यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो ये एंगल है, दिस एंगल इज IC, मीन्स दिस एंगल इज क्रिटिकल एंगल। क्यों? क्योंकि लाइट कहाँ जा रही है? अलोंग द सरफेस, और द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। सो वी हैव टू फाइंड द रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। सो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है। वो जनरल फॉर्मूला क्या है कि वी नो दैट कि जो n होगा वो आपका होगा 1/sin IC। क्लियर? तो मेरे को n चाहिए इस मीडियम का। क्लियर? और वो इसके रिस्पेक्ट में ही निकलेगा। तो अगर मेरे को इस मीडियम का n चाहिए तो मेरे को ये IC पता होना चाहिए। अब उसने क्या कह दिया कि जो ये वाटर की थिकनेस है यहाँ तक वो है 40 सेंटीमीटर, और जो ये आपकी है वो 30 सेंटीमीटर। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ IC। सो अगर मैं यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा हूँ कि दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ये एंगल आपका क्या है? 90 डिग्री का है। क्लियर? और इस एंगल को अगर मैं कोई भी एंगल, इसको मैं नाम देता ट्रायंगल को ABC। क्लियर? तो ये एंगल A, ये आपका क्या है? एंगल A है। तो अगर हम देखते हैं कि ये लाइन है जो, और जो ये लाइन है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल होंगी तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल A जो होगा दैट इज इक्वल टू एंगल IC के इक्वल होगा। अभी एंगल A कहाँ से निकला? इस ट्रायंगल से निकलेगा। अब इस ट्रायंगल को अगर मैं देखता हूँ तो मेरे को यहाँ पे क्या पता है? मुझे इस ट्रायंगल के अंदर ये बेस पता है और ये मेरे को परपेंडिकुलर पता है। तो अगर मेरे को बेस और परपेंडिकुलर पता है तो मैं यहाँ से इसका ये हाइपोटेनस निकाल सकता हूँ यहाँ से ये। क्लियर? अगर मेरे को ये हाइपोटेनस पता होगा तो मैं ईजिली क्या कर सकता हूँ? कोई भी एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हम यहाँ पे पाइथागोरस की प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो ऑब्वियस है बात है, अगर ये 4 है, 40 है और ये 30 है तो बेटा सिंपल सी बात है, ये 50 आएगा। क्लियर? तो जो ये आ गया आपका, ये 50 सेंटीमीटर आ गया। क्यों आया? बाय द पाइथागोरस प्रॉपर्टी। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द दिस एंगल। ये हमें एंगल चाहिए। क्लियर? तो अब एंगल निकालने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे जो अपना जनरल फॉर्मूला होता है साइन थीटा। अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ साइन थीटा, तो जो साइन थीटा आपका होगा, क्लियर, तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा निकालता हूँ तो साइन थीटा की वैल्यू जो आएगी, आपको पता है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। क्लियर? वो आपका होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो यहाँ से हम साइन थीटा निकाल लेंगे। तो जो साइन थीटा होगा आपका दैट इज साइन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो जो परपेंडिकुलर है वो आपका 30 है सेंटीमीटर, और जो आपका हाइपोटेनियस है वो आपका 50 है। तो ये दोनों की जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो आपकी जो ये सेंटीमीटर ये आपका जो साइन थीटा है, और थीटा यहाँ पे हमने A मानना हुआ है, तो जो साइन A आ गया आपका वो आपकी वैल्यू आ गई 3/5। क्लियर? अगर साइन A और A एंगल किसके इक्वल है? IC के इक्वल है। तो यहाँ से जो साइन IC आया आपका वो आपका आ गया 3/5। तो अगर साइन IC वैल्यू 3/5 है तो नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। दिस इज इक्वेशन 1। सो जो आपका n आया यहाँ से वो n आ गया आपका 1/sin IC दैट इज 3/5। तो ये उल्टा हो जाएगा, दैट इज 5/3। इसको हम सोल्व कर लेंगे, दैट इज 1.66। सो दिस इज योर रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। नेक्स्ट आपका ऐसा ही न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। कहता है रे ऑफ लाइट फॉल ऑन अ ट्रांसपेरेंट स्फीयर विद सेंटर C। ये कोई स्फीयर है, इसके ऊपर ये लाइट फॉल कर रही है विद एंगल 60। कहता है रे इमर्ज फ्रॉम द स्फीयर पैरेलल टू द लाइन AB। कह रहा है जो ये लाइन है बेटा ये AB है, और इस स्फीयर से जो रे निकलेगी बाहर की तरफ वो पैरेलल आ रही है AB के। कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट A। आपने यहाँ पे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट A निकाला है, मीन्स ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट वी विल कंप्लीट दिस डायग्राम एंड द मटेरियल, जो ये मटेरियल स्फीयर का उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है। तो फर्स्ट वी विल कंप्लीट इट्स डायग्राम। तो सबसे पहले हमें पता है जब लाइट यहाँ से रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है तो लाइट हैव टू ट्रैवल, पहले उसको सीधा जाना चाहिए था लाइक दिस, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वो बेंड करेगी लाइट। अब बेंड करके इस फेस पे उसने हिट कर दिया। तो अब कहीं ना कहीं आपने जो ये आपका है ये नॉर्मल है, तो आपने ये एंगल फाइंड करना है। दिस एंगल R यू हैव टू कैलकुलेट, ये R आपने कैलकुलेट करना है।
तो इस फेस के ऊपर इसने हिट किया, तो फिर से हम यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। और जब भी हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे या रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे सी से पास होना चाहिए। अब इसके बाद आपको कहता है कि जो यहाँ से रे निकल रही है, अब आपको पता है फिर जो रे ने सीधा जाना था, लेकिन अब कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर जाएगी, तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन जो रे निकल रही है, दिस रे इज पैरेलल टू दिस ए बी। तो ये कंडीशन आपकी यहाँ पे इसने दी हुई है। तो अगर ये आपका एंगल जो है ये हमें निकालना है, दैट इज R1, ये आपका एंगल R1 है, और इस मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। चलिए, तो इसको सोल्व करने के लिए तो हमने क्या करना है, इस पॉइंट के लिए R2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे स्नेल लॉ यूज करेंगे। स्नेल लॉ हमें पता ही है, कहता है n जो होता है वो आपका होता है साइन I बाय साइन R, साइन I बाय साइन R। तो अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू जो दे रखी है, उन्होंने √3 दिया, तो n को √3 पुट कर देंगे। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो 60 है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 60 डिवाइड बाय साइन R। अब जो साइन R है वो हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करें, साइन R को उधर लेके चले जाएंगे, और जो √3 है वो आपका कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा साइन 60 डिवाइड बाय √3। अब जो आपका साइन 60 होता है वो होता है √3/2, और इंटू में √3 √3 से √3 आपका कैंसिल, तो वैल्यू होगी हाफ। तो अब जो साइन आ रहा है वो हाफ के इक्वल है, और साइन हाफ की साइन 30 पे होता है बेटा। तो यहाँ से जो R की वैल्यू आ गई वो अपनी आ गई 30 डिग्री। मीन्स जो ये एंगल आपका है ये आपका आ गया 30 डिग्री एंगल। क्लियर। अब ये हमने फाइंड करना था R। कई बार आपको कह देता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस की, जो एंगल ऑफ इमरजेंस की वैल्यू क्या होगी। तो याद रखना बेटा, जब कभी भी रे आपकी पैरेलल टू बेस होगी, ये जो बेस के पैरेलल होगी, तो उस केस में आपका जो R1 होता है दैट इज इक्वल टू R2 होता है। मीन्स अगर ये एंगल आपका क्या है बेटा, R2 है, क्या एंगल आपका ये R2। तो अगर ये R2 है आपका, तो जब आपकी लाइन इस नॉर्मल के या इस ये जो नॉर्मल इस फेस पे ड्रॉ किया हुआ है, इसके अगर पैरेलल होगी, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू R2। तो अगर R1 आपका कितना था, 30 डिग्री था, तो R2 भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब फिर से हम जो है स्नेल लॉ यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर अप्लाई करेंगे। अब लेकिन स्नेल लॉ, अब पहले क्या था, जो लाइट थी वो रेयर से डेंसर जा रही थी, अब लाइट डेंसर से रेयर जा रही थी। अब जो पहले आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ था वो √3 दिया हुआ था, किसका, दैट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट स्फीयर विद रिस्पेक्ट एयर, क्योंकि लाइट कहाँ आ रही थी, एयर से स्फीयर में आ रही थी। लेकिन इन दैट केस जब इस पॉइंट पे हम जाएंगे, अब जो आपकी लाइट है वो कहाँ जा रही है, वो स्फीयर से कहाँ जा रही है, एयर में जा रही है। तो अब जो रिफ्रैक्टेड इंडेक्स लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा n एयर विद रिस्पेक्ट स्फीयर। अब जो n एयर विद रिस्पेक्ट स्फीयर था, और जो पहले आपको जो √3 दिया हुआ था वो दे रखा था आपको n स्फीयर विद रिस्पेक्ट एयर। तो अब जो हम अगेन नेक्स्ट n यूज करेंगे वो आपका जो होगा, हमें पता है कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 1/√3। तो इस फेस के लिए जो n लिया जाएगा वो 1/√3 लिया जाएगा, और यहाँ के लिए √3 था। रीजन क्या था इसका, यहाँ से लाइट रेयर से डेंसर जा रही थी, तो अगर √3 है, अगर डेंसर से कहाँ जाएगी, रेयर में जाएगी, तो उसका रेसिप्रोकल करते। फिर से हम यहाँ पे जो कंसेप्ट लगाएंगे वो लगाएंगे साइन R2 डिवाइड बाय साइन E। अब जो R2 आपको पता, अगर ये पैरेलल है तो ये 30 होगा, तो यहाँ पे 30 पुट कर देंगे। फिर से हम रीअरेंज करके जैसे ऊपर किया था ऐसे ही आपका यहाँ पे आप E भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बेटा सिमिलर न्यूमेरिकल है, पहले की तरह ही है बिल्कुल। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म प्रिज्म ऑफ मूव पैरेलल टू द बेस लाइन ऑफ द प्रिज्म। फिर से देखो बेटा, यहाँ पे जो ये लाइन यहाँ पे हिट की थी, उसके बाद रिफ्रैक्शन के बाद इसके पैरेलल होगी। देखो, तो जब पैरेलल कंडीशन आएगी तो हमने याद रखना है कि जो ये दोनों एंगल होंगे, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और दूसरे फेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट, वो दोनों आपने बराबर लेने। तो पहले जब उसने पैरेलल बोल दिया तो सीधा हमने यहाँ पे लिखना है कि जो R1 है दैट इज इक्वल टू R2। क्लियर। और आपको फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर दिस रे। आपने यहाँ पे अब I निकालना है। हमने एक फॉर्मूला किया था, वो फॉर्मूला आपका ये था बेटा कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म A होता है दैट इज द सम ऑफ R1 प्लस R2। ये आपका था प्रिज्म फॉर्मूला के अंदर ड्राइव करते टाइम हमारे पास डेरिवेशन आया था कि इन दोनों एंगल का जो सम होता है वो A के बराबर होता है, और जो A होता है वो होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर, हमने प्रूव किया था ये। अब जो A यहाँ पे दे रखा है वो 60 दे रखा है आप लोगों को। अगर A यहाँ पे 60 है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या दे दिया कि जो ये आपका R1 और R2 दोनों बराबर है, तो मैं इसको 2R लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर हैं। इसके लिए R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। तो 2R यहाँ से मैंने R को फाइंड कर लेना, जो R आ जाएगा आपका वो 30 डिग्री आ जाएगा। अब R यहाँ से आपका क्या गया, 30 डिग्री आ गया। अब आपको R यहाँ पे दे दिया 30 डिग्री, आपको यहाँ पे क्या निकालना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट निकालना है। तो फिर से हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर देंगे, स्नेल लॉ अप्लाई कर देंगे। अब अगर स्नेल लॉ हमने अप्लाई करना है तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा n इज इक्वल टू साइन I बाय साइन R।
क्लियर। अब जो n की वैल्यू आपको दे रखी होगी, अगर इस क्वेश्चन के अंदर हम n की वैल्यू को देखते हैं, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर दिस रे, इसमें मेंशन नहीं है, हमने लिखा नहीं, कुछ भी आप n कंसीडर कर सकते हो। अगर मान लो मैंने n यहाँ पे ले लिया, अंडर जो n आपका है दैट इज 1/√3, n की वैल्यू 1/√3 हमने कंसीडर कर ली अपनी तरफ से, क्योंकि मेंशन नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे n लिख देते हैं, जो n आपका है वो है 1/√3। क्लियर है। मैंने यहाँ पे क्या निकाला, साइन आई निकालना है, तो साइन आई यहाँ पे एज टी रखेंगे, नीचे लिख देंगे साइन आर, और साइन आर कितना, साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है, वो होती है आपकी हाफ। क्लियर। अब साइन 30 की अगर वैल्यू हाफ है तो इस हाफ का जो 2 है ऊपर चले तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 1/√3 इज इक्वल टू 2 साइन आई, क्योंकि ये जो हाफ था ऊपर चला गया। अब हमें साइन आई चाहिए, तो ये जो 2 है नीचे आ जाएगा, तो अब जब हम इसको यहाँ लिखेंगे तो आ जाएगा आपका 1/2√3 इज इक्वल टू साइन आई। वही बात है, अगर आपको ये वैल्यू पता है तो आप इसको मेंशन कर दोगे किस एंगल पे, अगर आपको नहीं पता तो यू विल राइट आई होगा, वो आपका आ जाएगा साइन इनवर्स दैट इज 1/2√3। तो आप यहां तक भी इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। ये हमने इसको जनरली मानना था इसलिए एग्जैक्ट नहीं। अगर इसको आप √3 मान लेते हैं, यहाँ से 1/√3 की बजाय √3 मान लेते तो ये आपका जाना था √3 और वो 2 नीचे, तो ये आ जाता √3/2। तो जो √3/2 है वो आ जाता साइन आई के बराबर। अब √3 किस पे 60 पे होता है, तो आई की वैल्यू क्या आ जानी थी, 60 डिग्री आ जानी थी। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, जो बेस था आपका ऑन द प्रिज्म। सो ये आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। अब इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको 3 लेंस दिए हुए हैं। दिस इज अ कन्वेक्स लेंस, अगेन दिस इज अ कन्वेक्स लेंस, दिस इज कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, दिस लेंस इज अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। अब जो ये आपका लेंस है बेटा, इस लेंस का नाम है प्लेनो कनकेव। क्यों? क्योंकि जिसका ये वाला जो एंड है वो प्लेन है और ये है कनकेव, तो इसका नाम बन गया प्लेनो कनकेव। तो आपने यहाँ पे फाइंड करना है कि जब तीनों लेंस से रे निकलने के बाद आखिरी इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगी। तो जो ऑब्जेक्ट आपका है वो इस लेंस से 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। तो सिंपल कंसेप्ट यहाँ पे क्या बेटा, कि जो इस लेंस की इमेज होगी वो इसके ऑब्जेक्ट की तरह सर्व करेगी। क्लियर। और जो इस लेंस की आपकी इमेज होगी वो इस लेंस का ऑब्जेक्ट सर्व करेगी। और इस ऑब्जेक्ट का जो, अगर इस लेंस के सामने कहीं पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी कहीं ना कहीं आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो सिंपल कंसेप्ट आपने यहाँ पे ये लगाना है। और नेक्स्ट आपको जो ये मेंशन है कि इन दोनों लेंस के बीच का जो गैप है वो 5 सेंटीमीटर है और इन दोनों लेंस के बीच का जो गैप है 10 सेंटीमीटर है। तो आपने सिंपल लेंस फॉर्मूला से यहाँ पे स्टार्ट करना है और उसको हम सोल्व करते जाएंगे। तो फर्स्ट हम लेते हैं लेंस 1 के लिए। तो लेंस 1 की जो फोकल लेंथ है दैट इज 10 सेंटीमीटर, वो प्लस की होगी क्योंकि कन्वेक्स है, प्लस है। अब जो ऑब्जेक्ट है इट इज प्लेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो यू आपका होगा माइनस का, तो यू की वैल्यू आएगी माइनस के 30 सेंटीमीटर। तो अब सिंपल हमने लेंस फॉर्मूला लिखा, लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्लियर। तो अब यहाँ से हमें v चाहिए, तो इस u को उठा के इधर ले आएंगे, तो 1/v आपका जो होगा दैट इज 1/f प्लस 1/u। सो नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ f एंड u। तो f की जो वैल्यू आपकी है वो कितनी दे रखी है, प्लस के 10 दी हुई है, u आपका है माइनस के 30, तो ये माइनस का 30 आ जाएगा यहाँ पे। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से आपका 30 आ गया, 30 मीन्स यहाँ पे आ गया 3 - 2, तो 3 - 1 आ गया, तो 3 - 1 ये हो गया आपका 2/30, तो ये आपका आ गया 1/15। तो जो v की वैल्यू है वो आपकी आ गई यहाँ से 15 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात बेटा ये है कि जो इस लेंस के सेंटर से जो इमेज बन रही है वो कितने डिस्टेंस से बन रही है, वो बन रही है 15 सेंटीमीटर। मैंने कह दिया यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 15 सेंटीमीटर है। क्लियर। अब आपको पता है कि इन दोनों लेंस के बीच का गैप कितना है, 5 सेंटीमीटर है। क्लियर। और ये डिस्टेंस कितना है आपका, दैट इज 15 सेंटीमीटर। अगर मैं इस लेंस के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट को मेजर करता हूं तो ये आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अगर ये पूरा 15 है, ये कितना है 5 है, तो इसके सेंटर से जो इसका डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। अब अगर मैं लेंस सेकंड के ऊपर जाते हैं तो लेंस सेकंड के लिए जो आपका ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर पे है, तो लेंस सेकंड मतलब L2 के लिए जो आपका U है वो आपका 10 सेंटीमीटर है। अब बेटा यहाँ पे देखना कि क्या साइन कन्वेंशन होगी। अगर इस सेंटर का ये ऑप्टिक सेंटर है, इस लेंस का अगर ये ऑप्टिक सेंटर है, जो ऑब्जेक्ट है वो राइट हैंड साइड पे है, अगर ऑब्जेक्ट आपका राइट हैंड साइड पे होगा तो ये जो 10 होगा वो प्लस का होगा, तो ये प्लस के 10 होंगे। एंड इट्स फोकल लेंथ इज गिवन माइनस के 10, तो यहाँ से जो आपका f दे रखा है वो माइनस का 10 दिया हुआ है, तो ये आ गया सेंटीमीटर। फिर से हम यहाँ पे क्या लेंगे, लेंस फॉर्मूला। कोई भी लेंस आपका है, चाहे प्लेन कन्वेक्स या प्लेनो कनकेव है, लेंस फॉर्मूला वही होगा। तो लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो जो v निकालेंगे तो v आपका होगा यहाँ 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। तो जब इसको हम सोल्व करते हैं तो जब f की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे, तो f की वैल्यू कितनी थी भाई, माइनस के 1/10 आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा प्लस के 1/10। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे आ गया 0, तो मीन्स 0 आ गया। 0 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, 0/1। तो यहाँ से जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा आपका 1/0, और 1/0 का इन्फिनाइट हो गया।
तो बेटा यहाँ से आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो ये वाला लेंस है आपकी जो इमेज बना रहा है वो इन्फानाइट पे बना रहा है। क्लियर। अब जो अगर इसकी इमेज इन्फानाइट पे है तो मतलब इस ऑब्जेक्ट का जो लेंस है वो इन्फानाइट पे है। अगर इस ऑब्जेक्ट का इस लेंस का ऑब्जेक्ट अगर इन्फानाइट पे है तो हमें अच्छे से पता है कि जो इस पे रे आएंगी दैट रे कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कि हमें पता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फानाइट द रे कम्स आउट टू पैरेलल। और हमें अच्छे से ये भी पॉइंट भी क्लियर है यहाँ पे कि अगर रे इन्फानाइट पैरेलल से आएंगी, पैरेलल रे होंगी, व्हेन अ पैरेलल रे फॉल ऑन अ लेंस, तो लेंस उन लाइट को किसी एक पॉइंट पे इकट्ठा करता है, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। तो जो ये लेंस है इस सारी रे को किसी एक पॉइंट पे इकट्ठा करेगा और वो जो पॉइंट होगा वो इस लेंस का क्या होगा, फोकस होगा, जो कितने डिस्टेंस पे है 30 सेंटीमीटर के ऊपर है। तो जो फाइनल इमेज बनेगी वो कितने बनेगी 30 सेंटीमीटर पे बनेगी। किसके लिए, किससे, इस लेंस से। तो ये आपका सिंपल सा कंसेप्ट था। आपके पास ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे सैंपल पेपर के अंदर, तो उनको ट्राई करना। अगर फिर भी किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है तो उसको आप मेरे पास भेज सकते हो ताकि नेक्स्ट आपको उसकी वीडियो प्रोवाइड करी जाए। तो ये आज की वीडियो, इसको पूरा देखने के बाद जितने भी इस टाइप के न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किए हैं उनको आप लोगों ने ट्राई करना है।